मैं अपने परिवार को न बता सकता, न अपने पापा को बोल सकता कि मेरी जॉब जाने वाली है। लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है। लेकिन सरकार बोलती है कि नहीं आप अवैध, हम किस तरह से अवैध सर, हम कोई क्राइम किए हैं क्या? हम किसी भी पोस्ट में जाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हैं। शासन किस पर विश्वास करेगा? भारत सरकार के राजपत्र पर विश्वास करेगा? कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिताजी का कोविड से निधन हो गया। कि ये कांग्रेस की गलती है, ये भाजपा की गलती है? तो मेरी माँ आंखों से उसके आंसू आने लगे, रोने लगी। ये क्या हो गया बेटा, सरकारी नौकरी में तो किसी को नहीं निकालते हैं, लेकिन एक ऐसा आदेश आ गया है। छत्तीसगढ़ का राजपत्र आज झूठा साबित हो गया है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग पैसा वैसा दे करके, भ्रष्टाचार करके तो नौकरी में नहीं लगे थे। इन युवाओं के भविष्य को जो खराब करने की सोच है, बहुत ही गंदी सोच है। क्या ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाने और इतने युवाओं के भविष्य को खेलने के लिए नियम बनाते हैं? निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। एक इंसान के लिए एक नौकरी की बहुत मायने होती हैं। छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं, हमारी क्या गलती है इसमें? और हम मेहनत करके मेरिट में आए हैं और हमारी अब एक सिर्फ डेट की वजह से नौकरी जा रही है सर। क्यों? मेरा 3 बार शादी टूट चुका है सर। मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है सर पूरा। तो अगर ये नौकरी भी छीन जाएगा सर तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं भी आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कि अगर जिसको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं होगा तो मर भी सकता है आदमी। मैं अपने आप को आज मैं सोचना पड़ रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ भी कि नहीं हूँ। हर चीज़ क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई उठे और फॉर्म भर दिया और आके हमारी ज्वाइनिंग हो गई। अगर ये मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा सर, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है सर ये माँ बाबू कि मेरा नौकरी जा रहा है कहकर मैं एकदम मानसिक तनाव से पीड़ित हूँ सर। अगर सर ये जॉब नहीं रहेगा तो मैं तो मरना ही मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा सर। छत्तीसगढ़ के 2897 युवा हैं जो बीएड धारी हैं, बीएड किए हुए हैं और स्कूलों में पढ़ा रहे थे। लगभग 1.5 सालों तक स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब इन शिक्षकों को, जो 2897 शिक्षक है, इनको उस स्कूल से, उस नौकरी से हटा दिया जाएगा। सभी अब बेरोजगार हो जाएंगे। उन युवाओं से बात करेंगे कि कब से पढ़ा रहे थे, किस प्रकार से इनको नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। कब से तपस्या कर रहे हैं, कब से घूम रहे हैं, कब से सरकार के पास मांग कर रहे हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम भूपेंद्र वर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं दुर्ग से हूँ, मेरी पोस्टिंग कांकेर में हुई है। आप दुर्ग के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग कांकेर में हुई है। ऐसा जी। कब पोस्टिंग कब हुई आपकी? मेरी पोस्टिंग हुई थी मतलब मैंने नियुक्ति पत्र लिया था 22 तारीख को, 22 सितंबर 2023 को। और मेरी मतलब स्कूल मैंने ज्वाइन किया था 27 सितंबर 2023 को। उसके बाद हम लगातार 15 महीनों से पूरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे वहाँ की भाषा बोली जो भी है, कई लोग भतरी, कई लोग हल्बी भाषा सीख रहे हैं जो जगदलपुर के साइड पोस्टेड हैं या अंदर जो सुदूर में इलाकों में पोस्टेड हैं। सब चीज़ें हमने किया है। हमने चुनाव ट्रेनिंग लिया है, हमने स्कूल शिक्षा विभाग की जो भी प्रशिक्षण होती है, सभी प्रकार का प्रशिक्षण हमने ग्रहण किया है। सब चीज़ें हमने किया है। हमारी अब नियुक्ति 15 महीनों के बाद हमको अगर निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। एक इंसान के लिए एक नौकरी की बहुत मायने होती हैं। किसी की शादी हो गई है, किसी के मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं सबका। कोई लोन ले चुका है, कोई पूरा 15 महीने की सेवाएं देने के बाद अब सरकारी नौकरी से इंसान को निकाला जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, जो हुआ अब कोर्ट में हमने लड़ा इतने सालों तक, इतने मतलब साल भर से। अब जो भी फैसला जिसके भी पक्ष में आया हो, कोर्ट के निर्णय का ठीक है सम्मान करें, लेकिन हम भी तो छत्तीसगढ़ से ही हैं, छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं। तो सरकार हमारे लिए कुछ करे। हमारी क्या गलती है इसमें? बस इतना कहना चाहते हैं। हम मेरिट में आए, हमारा रैंक आया, हमने सरकार के गजट राजपत्र में जो प्रकाशित था उसके अनुसार हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें बीएड डीएड दोनों वैलिड था। उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई है। आपका कहना है कि सरकार के जो पैमाने होते हैं नौकरी करने के लिए, अर्हताएं होती हैं, उसके अनुसार हमारी जो अर्निंग हुई है उसके अनुसार हमने नियुक्ति पाई है। ठीक है, अब उसको एक डेट के कारण हम फंस गए हैं। जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को, उस समय तक हमारा रिजल्ट आ चुका था, सब चीज़ें हो चुकी थी। बस एक ज्वाइनिंग बच गई थी, और ज्वाइनिंग इसलिए बच गई थी क्योंकि पहले लेक्चरर की ज्वाइनिंग हुई, फिर उसके बाद मिडिल वालों की ज्वाइनिंग हुई, फिर ये इस कारण से लेट हो गया। उस समय हमको पता भी नहीं था ऐसा कोई केस चल रहा है। जो अब केस राजस्थान से होते होते सुप्रीम कोर्ट में आया निर्णय 11 अगस्त 2023। उस समय तक हमारी ज्वाइनिंग बस नहीं हुई थी, हम मेरिट पे आ चुके थे और हमने किसी का हक नहीं मारा है। बीएड डीएड जो भी थे, जो भी उस मेरिट में आए थे, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, जो अच्छे रैंक लेके आए थे। और उसके बाद अब ये है कि जो बीएड वाले हैं उनको निकाल के आगे वाले को ज्वाइनिंग देते। फिर भी कोर्ट का जो फैसला है, सम्मानीय न्यायालय का है, सुप्रीम कोर्ट का है, जो भी है उसका सम्मान करें। लेकिन हमारे लिए सरकार क्या सोच रही है? हमारा बस यही प्रश्न है कि हमारे लिए क्या किया जाएगा। हम रोज़ यही इसमें रहते हैं कि अब 14 दिनों का समय दे दिया गया है उनकी ज्वाइनिंग को, लेकिन हमारे लिए क्या कर रही है सरकार?
बस यही सवाल है कि हमारी गलती क्या है और सरकार हमारे लिए क्या सोच रही है। हम रोज़ ये इसमें रहते हैं कि हमारा टर्मिनेशन लेटर ना आ जाए, हमको नौकरी से कल निकाल दिया जाएगा क्या। रोज़ हम इस मानसिक तनाव में हैं। सब अपने अपने घर में, उनके घर वालों की स्थिति भी सेम ऐसी ही है, सब परेशान है बहुत। कभी सोचे नहीं थे कि जो सरकार हमें नौकरी दे रही है, जिस सरकार में हम नौकरी कर रहे हैं, वो सरकार हमें इस नौकरी से बेदखल कर देगी? जी, अब हम हमारी जैसे पिछले सरकार में जैसे हो दो काउंसलिंग हुई, दो इस काउंसलिंग हुई, तो दोनों सरकार ने हमें नौकरी दी है। हम किसी के विरोध में भी नहीं है, ना किसी के पक्ष में भी नहीं है। बस हमें हमारी नौकरी सुरक्षित चाहिए। हमको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि हमारे लिए सरकार कुछ भी करे, समायोजन करे या जैसे भी, हमें नौकरी के बदले सिर्फ नौकरी चाहिए। कैसे भी हम, हमारे लिए सरकार हमारे पीड़ा को समझे, हमारे परिवार वालों की पीड़ा को समझे। और हम अगर ऐसी स्थिति में अगर सोचिए जाएंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे। लोगों को तो ये लगेगा कि हम किसी भ्रष्टाचार करके या कुछ गलत धांधली करके तो नौकरी में नहीं आए। हमने पूरा नियमतः सरकार के जो नियम होते हैं ऐसे मेरिट रैंक लाया है, नंबर लाया है, सब ज्वाइनिंग ली है। लेकिन हम लोगों को कैसे समझाएंगे। सब लोगों को ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम कई ग्रामीण इलाके से आते हैं सब, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। घर बैठना मतलब एक नौकरी के बाद आजीविका का भी है, मानसिक आर्थिक सब स्थिति खराब हो जाएगी। भैया आप मेरे को समझाइए कि ये जो बीएड वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है, 2897 लोगों को जो नौकरी से निकाला जा रहा है, मुख्य कारण क्या है? शुरू से लेके जो आसानी से लोग समझ पाए, आप पूरा जो मामला है वो समझाने का प्रयास कीजिए। जी सर, एक्चुअल में देखिए, कोई भी अभ्यर्थी अगर तैयारी करता है तो वो क्या बोलते हैं, विज्ञापन को देख के करता है। विज्ञापन आया था अप्रैल 2023 में, उसमें हम लोग बीएड डीएड दोनों एलिजिबल थे। उसके बाद 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उसमें भी हम दोनों पात्र थे, बीएड डीएड। उसके बाद फिर 10 जून 2023 को पेपर हुआ, पेपर में भी हम लोग पात्र थे और हम लोग इसी मानसिकता के साथ तैयारी कर रहे थे कि हम पात्र हैं उस चीज़ के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, और हम उसी की तैयारी कर रहे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमारा क्या बोलते हैं रिजल्ट आता है और 2 जुलाई तक हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। मतलब आप लोग इसके लिए परीक्षा भी दिलाए थे? परीक्षा भी दिलाए थे सर, तब तक कोई भी कोर्ट का ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं हम अपात्र हैं करके। उसके बाद कोई भी अभ्यर्थी सर विज्ञापन और राजपत्र इसी को ही देख के तैयारी करता है ना, अपना समय देता है। उसके बाद 2 जुलाई को हम लोग का पेपर के अकॉर्डिंग हमारा मेरिट लिस्ट जारी हो गया। मेरिट लिस्ट में सभी टॉप में आए, हमारा रैंक आया, हमने मेहनत किया था, तो 2 जुलाई तक भी हम लोग पात्र थे। हमको ये मतलब विश्वास था कि हमारी नौकरी अब लगने वाली है, हमने मेहनत किया, भगवान हमको इसका फल दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, राजस्थान में एक क्या बोलते हैं वहाँ पर केस लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ के मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग डिसीजन दे देते हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया जाता है। फिर 11 अगस्त 2023 को एक डेट डिसाइड कर दिया जाता है कि ये लोग अपात्र हैं करके। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई अभ्यर्थी विज्ञापन भर्ती को देख के तैयारी कर रहा है तो अब उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उस विज्ञापन में कोई केस तो नहीं लगा है किसी कोर्ट में। और हम मेहनत करके मेरिट में आए हैं और हमारी अब एक सिर्फ डेट की वजह से नौकरी जा रही है सर। 14 महीने हो गया हमको कार्यरत काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे स्कूल से 5वीं के 3 बच्चे प्रयास में मेरी मेहनत किए, हम लोग उनको मेहनत करके बहुत कुछ सिखाया, तो उनका सिलेक्शन प्रयास में हुआ। मैं खुद संविदा की नौकरी छोड़ के आया हूँ सर। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था इसके पहले, उसको छोड़ के नौकरी ज्वाइनिंग किया हूँ। मेरा 3 बार शादी टूट चुका है सर इस वजह से। शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है सर, इसी वजह से बस केस के चक्कर में 2 से 3 बार रिश्ता आया था सर, शादी टूट गया सर। और मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है सर पूरा। घर में कोई कुछ नहीं करते हैं? घर में कोई नहीं करता सर कुछ। मम्मी हाउसवाइफ है, पापा जो हैं क्या बोलते हैं वो भी घर पे ही रहते हैं, और मेरे ऊपर पूरा मेरा परिवार निर्भर है सर। मेरी शादी भी टूट चुकी है। अब मेरे पास अगर ये नौकरी भी छीन जाएगा सर तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने मेहनत किया, मेरिट में अपना स्थान ग्रहण किया, पूरे नियमावली से मैंने क्या बोलते सिलेक्शन हुआ मेरा। अब समाज में ये बातें उठने लग गई है कि आप लोग कुछ गलत तरीके से आप क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग तो नहीं लिए हैं ऐसा करके। और हमको पता है सर, हमने मेहनत किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं नौकरी में पाया। और हमारा सरकार बोलती है कि क्या बोलते हैं अभी तक हमको आश्वासन मिल रहा था सरकार की तरफ से कि हमारी नौकरी बचा ली जाएगी, लेकिन 10 तारीख का जो फैसला आया, अभी 10 तारीख लास्ट हियरिंग हुई थी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में, उसमें डायरेक्ट 14 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और इसके पहले भी
क्या बोलते हैं, नरेंद्र व्यास जी ने हाई कोर्ट में ही अवमानना के केस में बोला था कि किसी को जॉब से निकालना कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हैं। सरकार के पास असीम शक्तियां हैं। ये 3000 लोग की भी आजीविका का सवाल है। वो लोग 14 महीने से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीएड होल्डर्स हैं वो, उनको सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको कहीं भी समायोजित कर सकती है। उनको नौकरी से निकालना कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा सर अभी और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, नवंबर में 5 जजों की बेंच का एक फैसला आया था, जिसमें खुद जो इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़ जी, उनके पीठ में एक फैसला आया कि भर्ती नियम बीच में चेंज करके किसी को भी अपात्र नहीं किया जा सकता। तो सर इतना सब होने के बाद भी हमको निकाला जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया में लाखों बीएड धारी इससे प्रभावित हो रहे हैं और किसी भी स्टेट में अभी किसी भी को नौकरी करते हुए को नहीं निकाला गया है। ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य होने वाला है, पहला राज्य होने वाला है सर, जिसमें हम 14 महीने से कार्यरत है और हमको अपनी नौकरी से निकाली जा रही है। अब इससे एक प्रश्न खड़ा होता है ऑल ओवर इंडिया में कि क्या कोई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में भविष्य में भरोसा कर पाएगा? कुछ भी नियम चेंज करके बीच में किसी को भी निकाल के अपात्र करके नौकरी से निकाला जा सकता है। सरकारी नौकरी में आदमी आते ही क्यों है? अब कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है, मेहनत करता है ताकि उसका जीवन एक अच्छी तरीके से चले, सुचारू रूप से चले। भैया जैसे आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी चली जाएगी आपकी, तो किस प्रकार से समस्या होने वाली है घर में? सर आर्थिक रूप से समस्या तो होने वाली है, मानसिक रूप से भी हम बहुत पीड़ित हैं, ऊपर से सामाजिक रूप से भी सर बातें उठने लग गई है कि आप लोग कुछ गलत तरीके से तो जॉब में नहीं लगे थे। हमारे पूरे परिवार में, समाज में ये बात पता चल चुकी है कि हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं, सहायक शिक्षक हैं और सरकारी नौकरी में हैं। तो ये सब समस्या होगी। जी सर, शादी भी टूट गई है सर 3 बार। ये इस प्रकार से युवाओं की समस्याएं हैं और लगभग 2900 युवा हैं। अब 2900 युवाओं का ये दर्द है। भैया आप कहाँ से हैं? मैं रहता तो मैं गरियाबंद ज़िले से हूँ, लेकिन मेरी जो पदस्थापना है वर्तमान में चारामा ब्लॉक में है। और शासन का जो राजपत्र है, केंद्र सरकार का जो राजपत्र है भारत सरकार का, और छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षक का जो पद है उसमें D.Ed या B.Ed या D.LED उत्तीर्ण होना है। अब इसी पर शासन किस पर विश्वास करेगा? भारत सरकार के राजपत्र पर विश्वास करेगा, छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर विश्वास करेगा? इसी के आधार पर हमने नौकरियों की तैयारी की। बहुत दिनों से प्राइवेट काम करता था, यहाँ वहाँ भटकते रहता था, लेकिन कहीं पर उच्च स्तर पर सैलरी में इसलिए नहीं जाता था कि मेरे को समय निकाल करके तैयारी करना है। और लंबे समय तक 8-10 साल से मैं तैयारी कर रहा था और शासन का जो विज्ञापन आया इस पर विश्वास रखते हुए मैंने तैयारी की। बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिताजी का कोविड से निधन हो गया और मेरी बड़ी बहन की शादी करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उसको मैंने कर्ज लेकर के पूर्ण किया। उसका कर्ज आज भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। मैं सोचा और छोटी बहन एक और है, उसकी मेरे को शादी करानी है और मैं अपने विवाह के लिए तो सोच ही नहीं सकता जब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे पास है। ऊपर से मेरा घर चलाना है, इकलौता मैं हूँ, मेरे घर पर मेरे सारे लोग आश्रित हैं। और वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आ गई है, जैसे ये 14 दिन के आदेश वाली बात मैंने बताया मेरी माँ को, तो मेरी माँ आंखों से उसके आंसू आने लगे, रोने लगी कि ये क्या हो गया बेटा, सरकारी नौकरी में तो किसी को नहीं निकालते हैं, लेकिन ये कैसा आदेश आ गया है। अब मैं उसको नियम और कानून पचड़े को कैसे समझाऊं कि भारत सरकार का जो राजपत्र है आज झूठा साबित हो गया है, छत्तीसगढ़ का राजपत्र आज झूठा साबित हो गया है। मेरी माँ की आंखों से आंसू आते रहता है, मैं उसको कैसे समझाऊं? मेरे को बहुत पीड़ा होती है। मैं जब भी घर में जाता हूँ तो माँ के पास मिलता नहीं हूँ, मेरे से देखती है सामने ना तो उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। फ़ोन लगाती है तो उसका आँख ना भरा हुआ रहता है, उसका आवाज़ भरा हुआ रहता है। मेरे को इतनी पीड़ा होती है कि माँ के सामने मैं कैसे वापस जाऊँगा। जिन परिवार वालों को, आसपास के पड़ोसियों को मैंने मिठाई बांटी थी कि मेरा नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी, अब ऐसे सुरक्षित रूप से मेरा जीवन चलेगा, लोन लेकर के अपनी बहन का मैं शादी करूंगा और पुराना जो कर्ज है उसको मैं पटा लूँगा। लेकिन वो जो सारा जो सोच था और सपना था वो चकनाचूर हो गया है। मैं और आज के डेट में जो राजनीतिक रंग दे दिया गया है कि ये कांग्रेस की गलती है, ये भाजपा की गलती है। मैं आज हम डिप्टी CM के पास गए हुए थे, प्रश्न किया पत्रकार ने श्री शर्मा जी से, जो गृह मंत्री है वर्तमान में, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस की गलती है तो 2 काउंसलिंग कांग्रेस के शासनकाल में हुआ छत्तीसगढ़ शासन में, और चुनाव होने के बाद 2 काउंसलिंग भाजपा के शासनकाल में हुआ, तो ये 2 काउंसलिंग हुई है, क्या उनकी गलती है? वो बताएंगे और इसको स्वीकार करेंगे।
मैं कहना चाहता हूं कि ये 2900 जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चे हैं, इतने मेहनत किए हैं, खून पसीने से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए हैं, और माता पिता के जो उनके पिताजी सोचते हैं कि मैं बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरा इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा और जीवन अच्छा हो जाएगा, इन सपनों, ये सारे सपने टूट जाएंगे। अब आखिर युवा किस पर विश्वास करेगा? जब भारत सरकार का राजपत्र झूठा हो सकता है, छत्तीसगढ़ का राजपत्र झूठा हो सकता है, व्यापम का विज्ञापन झूठा हो सकता है, तो आने वाले समय में युवा करेगा क्या? क्या इस भारत सरकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आस्था और विश्वास करेगा? बात एक नौकरी की नहीं है, ये जो है पूरी आस्था और विश्वास का है लोकतंत्र के ऊपर। एक तो युवाओं को नौकरी नहीं मिलता, और समाज में इतने क्राइम हो रहे हैं, और जो सही दिशा में रह करके समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता है, शिक्षक बन के कलम उठाना चाहता है, और इनको अगर ऐसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जो बस्तर जैसे सुदूर अंचल में बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं जब गया तो हमारे संकुल में एक ही बार में 6 बच्चों का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। सारे जो अभिभावक है, पालक कहते हैं कि अब तक ऐसा जो एक साथ 6 बच्चों का चयन हमारे संकुल में नहीं हुआ था। 6 बच्चों का संकुल में हमने चयन नवोदय विद्यालय के लिए चयन कराया। आज वो सारे पालक पीड़ित हैं कि एक ऐसा अन्याय आप लोगों के साथ नहीं हो सकता, सरकार आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ करेगी। लेकिन जब सरकार के द्वार पे हम जाते हैं तो निराशा का सामना करना पड़ता है। मानसिक रूप से इतने पीड़ित हैं, घर में जाते हैं तो क्या मुँह दिखाने जाएंगे, और वही स्कूल पे वही दोस्तों के पास जाएंगे। अरे यार, ऐसा उनको लगता है कि ये लोग पैसा वैसा दे करके, भ्रष्टाचार करके तो नौकरी में नहीं लगे थे। उनको कौन समझाएगा ग्रामीण अंचल में इन लोगों को कि इनकी जो नियुक्तियां हैं भारत सरकार का राजपत्र का पलीता लग गया। मैं एक चीज़ का पूछना चाहता हूं कि जो स्कैम होता है, चिट फंड कंपनी स्कैम करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि इतने पैसा जमा करोगे तो आपको इतना रुपए मिलेगा, बड़े हसीन वादे दिखाती है। सेम ऐसा ही ये चिट फंड कंपनी भारत सरकार की एनसीटी बन गई है। एनसीटी ने तो अच्छे से पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, और जो ये करोड़ों युवा है, ये छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सारे लोग, पूरे देश का मामला है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक रंग दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक रंग दे करके इन युवाओं के भविष्य को जो खराब करने की सोच है, बहुत ही गंदी सोच है। मैं एक पूछना चाहूँगा, बस्तर में जो नक्सली समर्पण करते हैं, आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसको बड़ी ऊंची आवाज़ में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सुधार कर रहे हैं, माओवाद का अंत करने जा रहे हैं। ये जो आस्था और विश्वास रखते हैं सिस्टम में, वो चरमपंथ की ओर ना जा करके भारत सरकार के राजपत्र पर विश्वास किया, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और पढ़ लिख करके देश की और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको नौकरी से निकाला जाएगा, और जो समर्पण कर रहे हैं उनको नौकरी में रखा जाएगा। तो ये द्वंद्व है एक तरीके से। शासन को सोचना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर हैं, एनसीटी में IAS सेक्रेटरी लेवल के लोग जो बैठते हैं, क्या ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाने और इतने युवाओं के भविष्य के खेलने के लिए नियम बनाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, बात सर नौकरी का नहीं है, इतना परिवार टूट जाएगा, और आस्था जो है लोकतंत्र पर वो सबका जो है पीछे हट जाएगा, तो समाज को उस दिशा से पुनः उस स्थान पर लाना बहुत कठिन होगा। मैं तो बारंबार विनती करता हूं कि लोकतंत्र पे आस्था बनी रहे, इसलिए शासन इन लोगों के लिए, हमारे सारे साथियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करे। और अभी तक हम विनती कर रहे हैं और शासन से बार बार दुआ करते हैं, सारे मंत्रियों के पास, विधायक के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास, सारे लोगों के पास चले गए कि हमारी नौकरी बचाया जाए, लेकिन कोई ठोस जवाब अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वकील ही गायब हो जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि तुषार मेहता जी से सुनवाई करवाइए, तो मध्य प्रदेश में भी सेम मामला था। तुषार मेहता जी उतरे और जो सारे लोगों को अमान्य कर दिया था, बीएड वालों को जितने नियुक्त हुए हैं, तो वहाँ पर तुषार मेहता जी ने मॉडिफिकेशन करवाया जजमेंट में। सर, इतने लोगों का सवाल है, हम लोगों ने सरकार से कहा यहाँ पर जब ब्रिजमोहन जी थे कि वहाँ पर पार्टी बनना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, और वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ का भी पक्ष रखा जाना चाहिए। अगर वहाँ पर कोर्ट में अगर हम लोग का पक्ष नहीं रहेगा तो कोई ऐसा फैसला आ जाएगा जो हम पर भारी पड़ेगा, और वही फैसला आज हम लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन अगर अच्छे से वहाँ पर हमारे अपील और दलील को करती तो हो सकता है कि 11 अगस्त के पहले जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। ब्रीच कोर्स करा करके बोला है, उसमें यह हो सकता था 11 अगस्त के पहले जितनी नियुक्तियाँ, जितने विज्ञापन आ गए हैं उन सारे को सुरक्षित रखा जाए। सिर्फ एक लाइन का अंतर है, और एक लाइन की वजह से आज इतने लोगों का भविष्य खराब होने को गया है। 11 अगस्त के पहले जो सेम अर्हता रखते हैं वो नौकरी कर सकते हैं, और 11 अगस्त के बाद वाले नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या किया, विश्वास किया शासन पर, सिस्टम पर, और सब लोग ठगे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चिट फंड कंपनी नहीं, शासन ने ही हमको ठग लिया। और चिट फंड कंपनी ठगती है तो पैसा वापस दिलाती है सरकार, सजगता जागरूकता चलाती है। तो ये एनसीटी के खिलाफ कोई सख्त, कोई ठोस कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, सारे सिस्टम के लोगों और जनता से पूछना चाहता हूँ, जब शासन ठग देता है तो उसके लिए कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा नियम कानून है कि उनको दंडित किया जाए? इतना ही कह करके मैं पुनः आग्रह करूँगा कि हम सबकी नौकरी बचा ली जाए।
भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं क्रूज से हूँ प्रॉपर, और मेरी पोस्टिंग चारामा ग्राम गिधाली में है। अब तो नौकरी चली जाएगी, कोर्ट का भी आदेश आ गया है, अब क्या करेंगे फिर आप? देखिए, मैं बचपन से मेरे घर में मेरे पिताजी मानसिक रूप से बीमार थे, तो मैं बचपन से ही मम्मी को कमाते हुए देखा हूँ, फिर उसके बाद मैं कमाई किया हूँ और अपने कमाई से ही पढ़ा हूँ। और मेरे अंदर एक पूरा विश्वास था कि भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है मेरा था कि मैं भारत के लिए कुछ, देश के लिए कुछ करूं। तो उसके लिए मैंने इस रास्ते को चुना, क्योंकि ये एक रास्ता, शिक्षक जो है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। वो बच्चों के द्वारा, बच्चों को जो शिक्षा देता है उसके द्वारा वो राष्ट्र का निर्माण करने में हेल्प करता है। उनको जो संस्कार, उनको जो मार्गदर्शन देता है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये तो बीजेपी की कल्पना है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कल्पना है, आरएसएस भी यही बोलता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं भी आरएसएस का मतलब कार्यकर्ता, आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। और ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा था कि मैं जब कुछ भी चीज़ होती थी, मैं कभी भी निगेटिव होता था, तो भगत सिंह का जो एक गाना है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, उसको सुन के मैं अपने आप को मोटिवेट करता था। मतलब मेरे अंदर एक चीज़ थी, भावना है कि मैं जो भी रहूँ राष्ट्र के लिए समर्पित रहूँ। लेकिन वो राष्ट्र जिसके लिए, जो जिसके मूल स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों ने हमको तो ठग लिया है। न तो कार्यपालिका हमारा साथ दे रही है, न तो व्यवस्थापिका हमारा साथ दे रही है, न्यायपालिका में हम हार चुके हैं। वो बोलती है कि आप इलीगल हैं, हम जाए तो जाए कहाँ। आप खुद सोचिए, जिसका इस संविधान के तीनों अंगों से अगर विश्वास उड़ जाएगा तो उसकी दिशा क्या होगी, वो किस दिशा में जाएगा, ये सोचना पड़ेगा। हर किसी को सोचना पड़ेगा, हर युवा को सोचना पड़ेगा, पूरे देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा। और इन तीनों की जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर इनका इससे विश्वास उठता है तो ये किस दिशा की ओर गमन करेंगे। मैं अगर कुछ भी करूं, इस जॉब की, अगर मुझे जॉब से निकाला जाता है, इसके बाद अगर कुछ भी घटना घटती है मेरे द्वारा या मेरे ऊपर, तो उसकी जवाबदारी इन तीनों अंगों की होगी। किस प्रकार की घटना की बात कुछ कर भी हो रहे हैं? सकता है सर। अगर मुझे सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार नहीं रहेगा तो मेरी स्थिति क्या होगी। आप खुद सोचिए कि मैं किस दिशा में जा सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है। मेरे जैसे 2900 सहायक शिक्षक है, कई लोगों को हमने रोक के रखा हुआ है। आज हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं ताकि उनको यहाँ पर आने से रोकें। कई लोग ये बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, कई लोग ये बोलते हैं कि मैं मतलब किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सर, उनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर वो कभी भी कुछ भी गलत अगर कदम उठा लेते हैं तो उसकी जवाबदारी कौन लेगी, उसकी परिवार की जवाबदारी कौन लेगा। कोई अपना एक माँ का इकलौता बेटा होगा जो अपने परिवार को चला रहा होगा, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसके परिवार की जवाबदारी कौन लेगा। ये सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना पड़ेगा और हर किसी को हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। मैं भारत के नागरिकों से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों से, इन तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथ पूर्ण न्याय करें, अर्ध न्याय करके ना छोड़े। ठीक है, आपने गोल्डन डीएड को नियुक्ति दे दी, उनको आप कार्य, लेकिन हमारे लिए भी तो ऑप्शन छोड़ें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को भी उठाया गया था कि इनको नौकरी के निकालने के बजाय इनका समायोजन करने के लिए भी समाधान किया जा सकता है। इनको नौकरी से निकालने के बजाय इनको कहीं ना कहीं इसको व्यवस्था के तहत इनको रखा जाए। भैया आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मर भी सकता है आदमी। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर जिसको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं होगा तो उसके लिए जीना होगा क्या। तो वो आपका तो कुछ भी कहना है कर कि सकता यदि ये है। नौकरी जाती है तो मैं, हाँ, ये हम कदम उठाना पड़ेगा हमको। लेकिन फाइनल कदम तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करेगा आदमी फिर, आप बताइए। मेरा तो संविधान से विश्वास उठ रहा है, मेरा तो भारत की राजपत्र से विश्वास उठ गया है, मेरा न्यायपालिका से विश्वास उठ गया, मेरा कार्यपालिका से विश्वास उठ गया। मैं किसके बेसिस पर रहूँगा। मैं अपने आप को आज में सोचना पड़ रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ भी कि नहीं हूँ। मेरा तो साथ देने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। किसके पास जाए। हम जब सरकार के पास जाते हैं, शासन के पास जाते हैं, कार्यपालिका के पास जाते हैं, व्यवस्था के पास जाते हैं, उन लोग बोलते हैं हम क्या करें, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम इलीगल हो। हम जाएं तो जाएं किसके पास, कोई हमको बता दे कहाँ जाए। नौकरी जाने से कैसी समस्या होने वाली है, किस प्रकार की समस्या होने वाली है? नौकरी जाने से सबसे पहले तो सम्मान, जो हम लोग जिस सम्मानपूर्वक जीने का जो अधिकार है हम लोग वो खो देंगे। आर्टिकल 14 बोलता है कि भारत के नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। तो जब हमारे पास वो आर्टिकल 14 का जो हमारा छीना जा रहा है तो आदमी उसके बाद क्या करेगा। और वो भी उसमें भी अगर न्यायपालिका को भी पता है कि ये चीज़ हो रही है और न्यायपालिका भी अगर इस चीज़ के लिए ठोस जवाब या ठोस कदम नहीं उठाती तो हम क्या करेंगे।
हम जाएंगे ही तो जाएंगे किसके पास, जब तीनों ही अंग हमारे पीछे खड़े हो गए हैं। इसलिए तो हम आपके सामने आके खड़े हैं, क्योंकि हमको पता है कि चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर वो बात हमारी वहाँ तक पहुँचाता है, लोगों तक पहुँचाता है, तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके बाद हम कुछ भी कदम उठाते हैं तो उसकी जवाबदारी पूरी गवर्नमेंट की होगी, न्यायपालिका की होगी, व्यवस्थापिका की होगी, वो जाने। उसके बाद हम कुछ भी करें। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी प्रॉपर राजिम से रहने वाला हूँ जी, और मेरी पोस्टिंग चारामा में है। मतलब हमारे साथ ऐसी विडम्बना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद रोज़ रायपुर आ रहे हैं, नेताओं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कोई बोल रहा है पखानजूर में, पखानजूर जा रहे हैं, रायपुर में मिल रहे हैं, रायपुर में जा रहे हैं, कांकेर में मिल रहे हैं, कांकेर में जा रहे हैं। मेरी अभी 4 महीने की छोटी बेटी है और मेरी वाइफ, दोनों के दोनों साथ में अभी रुके हुए घर में। अभी हम लोग को पता नहीं 2 बजेगा, 3 बजे, कितना बजेगा जाने तक। अब उनको अकेला छोड़ के हम लोग आए हैं यहाँ। हम लोग क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। अब तो नौकरी चली जाएगी, फिर कैसे करेंगे? अब सर वही है, हम लोगों के पास ऑप्शन तो ये है कि हमने इतनी मेहनत की, पहले सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है, अपने लिए सीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्लीट किया। हर चीज़ क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई उठे और फॉर्म भर दिया और आके हमारी ज्वाइनिंग हो गई। हमने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, उसके बाद जाके हमने ज्वाइनिंग ली है, वो भी मेरिट में आके। मेरा 651 रैंक है, 3.5 लाख लोग जो एग्ज़ाम दिलाए थे उसमें मैंने 89 मार्क्स का और इसमें लिया था असिस्टेंट टीचर में मेरे मार्क्स कुछ कम आ गए, 85 मार्क्स आए। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस के कारण चलते मेरा टीचर में रह गया। लेकिन वर्ग 3 में जब मेरे को जॉब मिला तो मुझे लगा कि हाँ ये जॉब बहुत अच्छी है, ये ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले रायपुर में ही टीचिंग फील्ड में था, 7 से 8 साल से पढ़ा रहा था। मेरी कोचिंग क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं तो होम ट्यूटिंग भी कर रहा था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने सब चीज़ छोड़ के क्या किया, चारामा चला गया कि ये गवर्नमेंट जॉब, एक सपना होता है किसी युवा का कि हाँ उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। माँ बाप भी फ़ख्र से बोलते हैं हमारे बेटे का गवर्नमेंट जॉब है करके। लेकिन अब वो जॉब हमारे से छीनती जा रही है, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। सरकार के पास हम लोग सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, वही बातें हो रही है कि आज देखें कल देखें। अब तक तो आश्वासन होता था, अब क्या हो रही है बातें, आश्वासन। अब तो लोग सुनना नहीं चाह रहे हमारी बातें। किसी के पास जा रहे हैं तो मिलना नहीं है। हम यहाँ तक हम लोग राज्यपाल जी के पास भी 2 से 3 बार ट्राई कर चुके हैं अपॉइंटमेंट का, उन्होंने भी हमारे साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं किया कि हम आएँ, उनसे मिले, 2 मिनट हमारी बातें सुन ले। तो जाए कहाँ इंसान। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बलौदाबाजार ज़िले से रहने वाला हूँ सर, और मेरी पोस्टिंग जसपुर ब्लॉक में है। ऐसा, अब तो आप लोग की नौकरी चली जाएगी, इसके बाद फिर क्या करेंगे आप? सर बात ये है कि नौकरी जाने के बाद तो मुझे अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा लग रहा है। और इसके नौकरी जाने के चक्कर में तो मानसिक तनाव से गुजर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मैं पीड़ित हो जाऊँगा। और समाज में जो टीचर बनने के बाद मेरी इज्जत बनी है वो तो सीधा सीधा धूमिल हो जाएगी। और गांव वाले तो यही बोलते हैं सर कि ये पैसा देकर लगा होगा, इसके लिए इसको नौकरी से निकाला जा रहा है। अतः मैं शायद सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी नौकरी सुरक्षित करे। भैया ये बताइए किस प्रकार की समस्या होने वाली है? सर ये जो जॉब है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये जॉब ही मैं अभी सर बता रहा हूँ, मैं 5 लाख का खुद लोन लेकर चल रहा हूँ सर। अगर ये जॉब से मुझे निकाल देंगे सर तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार है सर, और परिवार में सिर्फ मैं अकेला हूँ सर। अगर ये मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा सर, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है सर ये। और मेरे साथ साथ मेरे पूरे फैमिली, साथ साथ मेरे और जो रिलेशन हैं सब रोड पे आ जाएंगे सर। इसीलिए मैं सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कैसे भी करके हमारी जॉब को बचा देवे। मैं यही निवेदन करता हूँ सर। नौकरी है, सरकारी नौकरी, इस उम्मीद से आप लोन ले लिए थे जी सर। कि सरकारी नौकरी रहेगी और मैं लोन को ईएमआई के रूप में पे करते जी रहूँ। सर। एक्चुअली सर मेरा घर में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट हो गया तो अचानक से मुझे पैसा की ज़रूरत पड़ा सर, तो मैं इधर उधर के लोन ले लिया सर, क्योंकि सर एक सरकारी जॉब हो गया है तो इसीलिए मैं लोन ले लिया था सर। अब फिर मेरा नौकरी चला जाएगा सर, लोन का फीस मेरा दिक्कत होगा, और साथ साथ इसके बाद मैं मानसिक प्राप्त से मैं भी पीड़ित हूँ, घर मेरे घर वाले भी पीड़ित है सर। मैं सर अभी बता रहा हूँ 10-15 दिन हो गया मैं घर में मम्मी पापा से बात भी नहीं किया हूँ सर। किस मुंह से मैं बात करूँ कि उन लोग को कैसे बताऊँ कि माँ बाबू कि मेरा नौकरी जा रहा है कहकर। मैं एकदम मानसिक तनाव से पीड़ित हूँ सर। अभी नाइट में हो एकदम नींद नहीं पड़ता है सर, पूरा रात भर रोते रहता हूँ, अकेला हूँ, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ कहकर। अगर सर ये जॉब नहीं रहेगा तो मैं तो मरना ही मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी नौकरी कैसे भी करके बचाए। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं का दर्द है, और ये कुछ युवाओं का दर्द नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लगभग 2900 युवाओं का दर्द है। ऐसे जब युवाओं का दर्द सुनना शुरू करूंगा तो शायद मेरे आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, मैं भी रो दूंगा, क्योंकि जो युवा है इन्हें विश्वास था कि हमारी नौकरी रहेगी तो
नौकरी रहेगी तो हम लोन ले लिए, कई बच्चे जो हैं लोन ले लिए हैं, कई लोग लोन लेकर ईएमआई जो नौकरी का पैसा होता है उससे ईएमआई पे कर रहे थे, और ईएमआई पे कर रहे थे, जब नौकरी चली जाएगी तो पैसा कहाँ से पे करेंगे, इसका भी बड़ा दुख है। और भी बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करेंगे हम छोटी छोटी बातचीत करने की, कम शब्दों में बताइएगा क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, आप लोगों की नौकरी चली जाएगी, किस प्रकार की समस्या होने वाली है घर में आप लोगों की? सर जो जो अभी हमारी जैसी स्थिति है सर, जो सिंपल सी बात है, जो मेरा एक जीवन में ड्रीम जॉब था कि मैं सरकारी नौकरी पाऊँ, तो इसके लिए सिंपल सी बात है सर, ये 1-2 महीने की मेहनत नहीं रहती। इसके लिए मैंने 5-6 साल पहले प्राइवेट नौकरी की, उसके बाद बीच में 1 साल मैंने तैयारी, जब देखा कि अब ये वैकेंसी आने वाली है, जो कि 28 जून 2018 के गजट भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ एनसीटी गाइडलाइन के तहत कि यदि आप बीएड धारी हैं तो आप तीनों वर्ग में आप एलिजिबल होंगे। लेकिन मुझे इस बीच नहीं पता था कि इस बीच में कि मैं अगर बीएड करूँगा तो मैं वर्ग 3 के लिए इनएलिजिबल हो जाऊँगा। इसी के तहत मैंने अपने 1.5 लाख रुपए लगा के मैंने बीएड का कोर्स किया। अगर मुझे पहले से पता रहता तो मैं सिंपल सी बात है, मैं कम पैसे वाले कोर्स को प्रेफ़रेंस देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी वर्ग 3 में ही आती है और मैं उसी की तैयारी करना चाहता था। तो जैसे कि 4 मई 2023 को किस प्रकार, ये बात तो हो गई है, जी। आप ये बताइए किस प्रकार से समस्या होगी, घर में कैसा समस्या होगा, किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार का दर्द होने वाला है नौकरी जाने के सर, बाद? आज के समय में मैं घर का अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं जो कि खेती-बाड़ी करते हैं, और मेरे घर में मेरी अभी-अभी नई-नई शादी हुई, जिससे मेरी जो अभी मेरी वाइफ़ है, हम लोग अभी जब से मेरी शादी हुई है और इस नौकरी की वजह से आज तक हम दोनों के बीच में कभी भी मतलब बहुत अच्छा जीवन नहीं रह पाया है। चाहे ससुराल पक्ष की तरफ से या मेरे घर की तरफ से भी, कि मतलब दोनों ही पक्ष मतलब एक अलग से दोनों के अंदर दुःख रहता है, और मैं अंदर में इतना दुखी हूँ कि मैं उस दुःख को बता नहीं सकता कि मैं अंदर कितना दुखी हूँ। मैं अपने परिवार को ना बता सकता, ना अपने पापा को बोल सकता कि मेरी जॉब जाने वाली है, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है। जब कोर्ट से आपको सजेशन आता है, हमारे माननीय हाई कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, ये 6 नवंबर को नरेंद्र व्यास जी बोलते हैं कि किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है, तो हमारे सरकार की तरफ से वकील हैं जो उनका जवाब क्यों नहीं देते? जब आपके सामने जज आपको बोल रहे हैं कि आप इसकी समाधान कर सकते, लेकिन सरकार बोलती है कि नहीं, आप अवैध। हम किस तरह से अवैध? सर, हम कोई क्राइम किए हैं क्या? हम सिर्फ परीक्षा पास कर 6-7 साल मेहनत करके हम पढ़ाई किए अपने घर परिवार को एक अच्छी जिम्मेदारी देने के लिए, और हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि सर वो सरकारी जॉब पा जाए, और जो कि मैंने अपनी एकदम पूरी मेहनत करके मैंने किया, ये जॉब पाई है, लेकिन आज सरकार उसको बचाने से पीछे हट रही है एकदम साफ साफ। जब ये नरेंद्र व्यास जी ने बोला है तो वहाँ पर हमारे सरकारी वकील कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये 5 जजों की पीठ ने, जो हमारे सीजीआई, उन्होंने भी कहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाए तो नियमों में बदलाव संभव है, लेकिन कोई भी हमारी सुनने नहीं वाला है। सरकार के पास जो शिक्षा विभाग बोलती है कि हमको तो सरकार के निर्देशों का हम इंतजार है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सजेशन नहीं जा रहा है सर। और अगर इस बीच हमारी जॉब जाती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि या तो सरकार हमारा समायोजन कर दे कहीं पर भी, हम किसी भी पोस्ट में जाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के 2900 युवाओं, लगभग 2900 युवाओं का दर्द है, और ये दर्द आप समझिए, क्योंकि जब भर्ती की बात हुई तो वैकेंसी निकला, परीक्षा दिलाया, परीक्षा में ये लोग टॉप किए, टॉप करने के बाद में इन्हें नौकरी दी गई, नियुक्ति दी गई, लेकिन अब 1.5 साल बाद पता चलता है इन युवाओं को कि अब इनके हाथ से जो नौकरी है वो जाने वाली। कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा दर्द होगा, आप भी समझिए। और आपको क्या लगता है कि इन्हें नौकरी से निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, आप भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इन युवाओं का जो दर्द है उसे मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा था।